अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम कुछ और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे जो परफेक्ट कंपटीशन के रिलेटेड है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आज का ये रहेगा, एक्सेस कैपेसिटी इज़ नॉट फाउंड इन, यानी एक्सेस कैपेसिटी जो प्रोडक्शन में होती है तो किस फॉर्म ऑफ मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी को नहीं देखा जा सकता है या नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है वो मोनोपोली है, सेकंड पे है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड पे है परफेक्ट कंपटीशन और चौथे नंबर पर है ओलिगोपोली। तो करेक्ट आंसर जो है परफेक्ट कंपटीशन। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि पहले एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब होता है और फिर परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी जो है वो क्यों नहीं पाई जाती है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है एक फर्म जो है जब जितना वो प्रोड्यूस कर सकती है, जब वो उससे कम प्रोड्यूस करेगी तो उस सिचुएशन में वो फर्म जो है उसके पास एक्सेस कैपेसिटी होती है या उसको एक्सेस कैपेसिटी वाली फर्म कहा जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म कैन प्रोड्यूस मोर एट लोअर कास्ट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेस कैपेसिटी। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। अब क्यों एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो हर एक फर्म होती है वो हर एक फर्म मिनिमम कास्ट लेवल पे ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए वहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। या फिर एक और तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक फर्म जो होती है वो मिनिमम पॉइंट, ठीक है ना, वो मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व पर प्रोड्यूस करती है और फिर जो उसकी डिमांड कर्व होती है और वो डिमांड कर्व जो है वो टैंजेंट होती है उसी पॉइंट पे जो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है वहाँ पर वो डिमांड कर्व जो होती है वो टैंजेंट होकर निकलती है। तो इसलिए टेक्निकली हम बोलते हैं कि वो वाला पॉइंट जो होता है जहाँ पर यानी मिनिमम कॉस्ट लेवल होता है और ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पर कोई एक्सेस कैपेसिटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंश्योर, यानी जो परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या एंश्योर करती है। ईच फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, एनी सिंगल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, नन ऑफ द अबव। तो जो कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस हैं वो सब चीज़ें जब आपके जहन में होंगी तो आप ये लोग जानते हो या आप सब लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में इतना ज़्यादा साइज़ ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का होता है कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म या कोई भी इंडिविजुअल सेलर जो है वो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है इंडिविजुअल लेवल पे। यानी कोई भी बायर जो है या कोई भी सेलर जो है वो इतना ताकत नहीं रखता है कि वो फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट पे किसी तरीके से इफ़ेक्ट ज़ाहिर कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है इन चार में से नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हर एक फर्म जो है वो एज ए प्राइस टेकर होती है, नॉट एज ए प्राइस मेकर। सो द करेक्ट आंसर इज नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय। आप लोग जानते हैं कि एक तो लॉन्ग रन होता है और एक तो शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज गिवन बाय। तो पहला ऑप्शन जो है, द राइजिंग पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट ओवर एंड अबव द शट डाउन पॉइंट। दूसरा है द राइजिंग portion of its marginal cost over and above the break even point, और तीसरा है द राइजिंग पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट ओवर एंड अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, और चौथा द राइजिंग पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट ओवर एंड अबव द एवरेज कॉस्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है द राइजिंग पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट ओवर एंड अबव द शट डाउन पॉइंट, यानी शट डाउन पॉइंट जो है उसके बाद जो मार्जिनल कास्ट करो है ओवर एंड अबव, यानी उसके ऊपर वाला हिस्सा जो मार्जिनल कास्ट करो का होता है वो मार्जिनल कास्ट करो रिप्रेजेंट करती है, क्या करती है, शॉर्ट रन सप्लाई करो
ऑफ ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म। ठीक है ना, तो पहला वाला यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए कम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स ऑपरेट एट, यानी लॉन्ग रन में जो एक फिर से आप क्वेश्चन को समझें, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए कम्पिटिटिव मार्केट, यानी लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में पाया जाता है, फर्म्स ऑपरेट एट, उस समय फर्म्स जो है वो कहाँ पर ऑपरेट करती है। पहला ऑप्शन जो है द इंटरसेक्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा क्या है देयर एफिशिएंट स्केल, तीसरा क्या है ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, और चौथा क्या है ऑल ऑफ द अबो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबो, यानी ये सारी सिचुएशंस जो हैं उस समय फर्म्स इन सारी सिचुएशंस पे ऑपरेट करती हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म विल अर्न डैश डैश प्रॉफिट्स, यानी लॉन्ग रन जो है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होती हैं या जो फर्म होती है वो फर्म लॉन्ग रन टाइम पीरियड में कौन से प्रॉफिट्स जो है अर्न कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स, बोथ। तो आप लोग जानते हैं कि फर्म जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशंस बेसिकली लॉन्ग रन टाइम पीरियड में वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा बी पार्ट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि लॉन्ग रन में एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स होता है, तो इसलिए जब कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की गुंजाइश होती है परफेक्ट कंपटीशन में, तो नई फर्म्स जो है वो एंटर करती हैं परफेक्ट कंपटीशन में, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट्स जो है वहाँ पर वो डिवाइड होते हैं नंबर ऑफ फर्म्स में, तो इसलिए वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये चीज़ यहाँ पर यानी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखें कि लॉन्ग रन में एक फर्म जो होती है उसको नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इन शॉर्ट रन फर्म में अर्न, यानी एक फर्म जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कौन से प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है। तो पहला ऑप्शन ये है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट्स, तीसरा लॉसेस, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ये है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी एक फर्म अर्न कर सकती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी उसको मिल सकते हैं, और हत्ता कि फर्म जो है वो लॉसेस भी फेस कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन परफेक्ट कंपटीशन रिसोर्सेज आर यूज्ड डैश डैश, यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक तो ऑप्टिमम एलोकेशन है, दूसरा इनएफिशिएंट एलोकेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है ऑप्टिमम एलोकेशन। अगर आप लोगों को याद होगा तो आज के इस लेक्चर में पहला ही क्वेश्चन जो हमने किया था वहाँ पर मैंने बता दिया कि परफेक्ट कंपटीशन में एक कंडीशन होती है कि सारी फर्म्स जो हैं वो मिनिमम कास्ट लेवल पे मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन में ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन का ऑप्टिमम एलोकेशन। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज, यानी परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व जो होती है एक फर्म की उसको क्या कहा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी प्राइस लाइन, प्राइस, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू करो और फिर मार्जिनल रेवेन्यू करो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल द अबव, यानी आप लोग जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में एक सिचुएशन होती है, एक कंडीशन होती है कि वहाँ पर ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें ये पूछा जाता है कि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में डिमांड कर्व को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसको प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, उसको एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहा जाता है, उसको मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल द अबव।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री डिमांड कर्व विल बी डैश डैश। अभी जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जिक्र की, तो डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज, तो वो एक फर्म के बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन अभी इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा करंट क्वेश्चन है अंडर डिस्कशन, तो इसमें इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है उसके बारे में पूछा जाता है कि परफेक्टली कंपटीशन में या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में इंडस्ट्री की जो डिमांड कर्व होगी वो कैसी होगी। तो इंडस्ट्री की जो डिमांड कर्व होगी, इसके लिए ऑप्शंस क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप्ड, नन ऑफ द अबव। तो ये बात याद रखा करें कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री के डिमांड कर्व की बात करते हैं तो वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, मतलब डाउनवर्ड स्लोप होती है। हाँ, अगर हम एक फर्म की बात करेंगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो उसकी डिमांड कर्व जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व होती है एक इंडस्ट्री का, कहाँ पर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल रेवेन्यू इज। आप लोग जानते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है। यहाँ आपको उसकी फार्मूला जो है उसको आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। यानी मार्जिनल, सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू को आप समझिए। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि किसी एक एडिशनल यूनिट के सेल करने से या बेचने से टोटल रेवेन्यू में कितनी चेंज होती है, तो उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। अब उसके लिए कुछ फार्मूला यहाँ पर दी गई है, तो हमें ये बताना होगा कि कौन सा सही आंसर है। तो पहला पॉइंट ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर डिवाइड बाई डेल्टा क्यू, मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ चेंज इन आउटपुट। ठीक है ना, सोल्ड। तो दूसरा ये है कि डेल्टा ए आर अपॉन डेल्टा क्यू। सी पार्ट ये है एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 यूनिट। तो इसका सही आंसर जो है वो डी पार्ट है। ठीक है, तो डी पार्ट में क्या है, ए एंड सी। यानी मार्जिनल रेवेन्यू को हम दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो पहला पार्ट ये है कि एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ चेंज इन क्यू, एक तो ये वाला पार्ट है। और दूसरा ये, इसकी फार्मूला रहेगी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है वो डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इसका आंसर डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट इज डैश डैश। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो उसकी शेप के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। क्या वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्या वो वी शेप्ड है, क्या वो यू शेप्ड है, या नन ऑफ द अबव। लेकिन एज यू नो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो क्या यू शेप्ड होती है, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, इसका आंसर आएगा। फिर एक और क्वेश्चन है, अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच इट इज़ अर्निंग। यानी आपको ये बताना है यहाँ पर कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच इट इज़ अर्निंग। ठीक है ना, तो एक फर्म जो होगी जब वो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम लेवल पे होगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे होगी, तो उस समय वो क्या अर्न कर रही होगी। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, इनकरिंग मिनिमम लॉसेस, ठीक है ना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ए एंड बी। यानी एक फर्म जो है जब वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मार्केट में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे होती है, तो उस समय उसकी जो अर्निंग होती है, यानी उस समय जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो किस प्रकार के होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर है मैक्सिमम प्रॉफिट्स, दूसरा क्या है इनकरिंग मिनिमम लॉसेस, तीसरा क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और चौथा क्या है ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो चौथा पार्ट है, डी पार्ट हम जिसको कहेंगे ए एंड बी। ए में क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट्स और बी में क्या है इनकरिंग मिनिमम लॉसेस। आप लोग जानते हैं कि जब हम एक फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम में हम ये कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम में ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स फर्म के होते हैं, और उसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि
एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एक फर्म को मिनिमम लॉसेस होते हैं। तो इसलिए इसका ए और बी वाला पार्ट एज आंसर है, तो डी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स आज मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए, डिस्कस किए, इनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी एक एक करके, आप सब लोग इनको बखूबी से समझ गए होंगे। इसी तरीके से इंशाल्लाह और क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैं ले आऊँगा। बस आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको शेयर करें। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हुआ, और फिर जब तक मैं आप लोगों के लिए नए ऑब्जेक्टिव्स लेके आऊँगा, तब तक अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखें। और प्लीज़ आप इसको शेयर करें, आप इसको तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और उम्मीद ये करता हूं कि इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। इस उम्मीद के साथ जब तक मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो ले आऊँगा, अल्लाह पाक आप सब लोगों को और मुझे भी सलामत रखें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।